Next property, we can take out any common factor from each element of a row or a column of a determinant. अगर किसी भी रो या कॉलम में, किसी एक रो या एक कॉलम में, याद रखिए एक रो से आप कॉमन निकाल सकते हैं, यानी अगर आपको दो रोज़ ऐसी दिख रही हो जिनमें से आपको कॉमन निकालना है तो अलग अलग निकालेंगे। रो 1 से अलग कॉमन आएगा, रो 2 से अलग कॉमन आएगा, रो 3 से अलग कॉमन आएगा, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। सो वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच एलिमेंट। रिमेंबर, ईच एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट से वही कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने डिटर्मिनेंट का है, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स हैं 2, 6 और 10। इन तीनों में फैक्टर 2 कॉमन है, तो हम रो 1 में से फैक्टर 2 को कॉमन कर सकते हैं। आप कॉलम 1 को देखेंगे तो कॉलम 1 में 3 एलिमेंट्स हैं 10, 15, -25। तो यहाँ पर तीनों में 5 कॉमन एलिमेंट है, तो आप यहाँ से 5 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? हमें ये शो करना है कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा और कॉमन निकालने के बाद जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो सेम होगा। तो पहले ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कौन सी रो से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान होगा? या तो जहाँ मैक्सिमम 1s हों या 0s हों। सो R2 से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान रहेगा। वैसे आप कहीं से भी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इन तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साइन चाहिए। मुझे याद रखना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर का साइन प्लस लेते हैं, तो उसकी नेक्स्ट रो माइनस से स्टार्ट होगी। तो ये वाला एलिमेंट R2 का फर्स्ट एलिमेंट कोफैक्टर का साइन माइनस लेगा, फिर सेकंड एलिमेंट प्लस लेगा, थर्ड एलिमेंट माइनस लेगा। बाकियों के कोफैक्टर के साइन मुझे नहीं चाहिए। सो अलोंग R2, सो डेल्टा का आंसर आ जाएगा, पहले मैं एलिमेंट लूँगी 1, कोफैक्टर का साइन एडजस्ट करेंगे और माइनर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। सो 1 का रो हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, 1 का कॉलम डिलीट कर दीजिए। 6, 10, -5, -25, 6, 10, -5, -25, ये बन गया इसका डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर आ जाओ। ये तो फर्स्ट एलिमेंट का हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? अच्छा, दो एलिमेंट्स के बीच में हमेशा प्लस ही आता है, तो पहले मैं एलिमेंट लिखूँगी -1। इसके कोफैक्टर का साइन प्लस है तो वो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब माइनर का डिटर्मिनेंट, -1 की रो जो कि सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है इसका, दोनों हटा दीजिए। 2, 10, 7, -25, 2, 10, 7, -25, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। अब थर्ड एलिमेंट के लिए निकालेंगे वैल्यू। सो थर्ड एलिमेंट इज़ 15। पहले एलिमेंट लिखिए, इसके कोफैक्टर का साइन लगाइए और माइनर का डिटर्मिनेंट। 15 की रो जो सेकंड है और कॉलम जो थर्ड है हटा दो। 2, 6, 7, -5, 2, 6, 7, -5। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो डेल्टा का आंसर आ जाएगा -1 इंटू 6 इंटू 25 कितना देगा? 6 5 ज़ा 30, कैरी ओवर 3, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15। ठीक है, एक माइनस का साइन। 5 इंटू 10, -5 इंटू 10 इज़ -50। ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस हो जाएंगे। प्लस अब नेक्स्ट में -1, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट 2 इंटू -25 -50 देगा, 7 इंटू 10 70 देगा, और इन दोनों प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। लास्ट में -15, डिटर्मिनेंट का आंसर 2 इंटू -5 -10 देगा, 7 इंटू 6 42 देगा, दोनों प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। अब ये सॉल्व करना है हमने। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? -150 प्लस 50, तो ये आपको देगा आंसर -100। ठीक है, -100 इंटू -1 ओनली 100। ये दोनों
दोनों नेगेटिव हैं तो एडअप हो जाएंगे, -120 -120 -1 इज +120। इन दोनों को सॉल्व करो, -10 -42 इज -30 -52, प्लस हो जाएंगे ना दोनों, -52 इंटू 15 करेंगे तो 15 का टेबल 15 2 ज़ा 30 कैरी ओवर 3 है ना, 15 5 ज़ा 75 कैरी ओवर 3 था 78। ठीक है, ये वाला माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो ये तीनों अब हमारे प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 8 and 2 10 कैरी ओवर 1 7 and 1 8 and 1 9 and 1 10। तो हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर 1000 आ गया। अब एक नया डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें हम रो 1 में से 2 कॉमन करेंगे, कॉलम 1 में से 5। सो टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1 and then 5 common from C1 नहीं है ये, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दिस इज C3, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज C3 फ्रॉम C3। तो ये 1 by 1 करेंगे, पहले ये वाला स्टेप करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा डेल्टा डैश में। तो हमने कॉमन क्या निकाला 2, तो 2 को बाहर लिख लेंगे। अब हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा, रो 1 में से 2 बाहर आ गया कॉमन होकर, तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 3 5, बाकी तो अनचेंज्ड ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 5 को कॉमन निकालेंगे C3 से, तो हमारा अब नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा डेल्टा 1। तो 2 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया था, एक 5 भी कॉमन आ जाएगा। सो कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से, इधर से। तो बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, 1 3 1 -1 7 -5। ठीक है, यहाँ से 5 को कॉमन निकाला तो 1 3 -5। अब ये देखो, ये कंपैरेटिवली इजी डिटर्मिनेंट हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो बाहर वैल्यू 10 आ गई जो हमने कॉमन निकाला था। अब इसको हम ओपन कहाँ से करेंगे, फर्स्ट रो से कर सकते हैं। ये ब्रैकेट आपको कितना देगा, -15 +5 देगा ना, ये होगा आपका -10 है ना। सो ये -10 और ये माइनस मिलकर +10, ठीक है। और ये कितना आएगा, 9 + 1, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया ना, तो ये आपको देगा 10, 7 10 ज़ा 70, 20 + 10 30 + 70 100 हो गया। सो 10 × 100 आपको फिर से मिल जाएगा 1000, जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था। और ये कैसे आया था, जब हमने कॉमन निकाल लिए थे। तो दोनों का डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम है। तो आप किसी भी एक रो मतलब 1 एट अ टाइम निकालते हैं, तो किसी रो या किसी एक कॉलम से अगर आप कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, रिमेंबर सभी एलिमेंट्स में से वही चीज़ कॉमन आनी चाहिए। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर असर नहीं होता। So now the next property is, if any row or any column has all the entries 0, then that determinant value is also 0. This is very obvious if you take an example of 2 by 2 matrix and take its determinant where all the entries are 0. I am taking row 2 as 0. Then we can open up with any of the rows, along any of the rows or along any of the column. If I open up with this along this row, since all the entries are 0, this determinant is obviously going to be of 0 value. So अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एंट्रीज अगर 0 हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इज, इफ एनी 2 rows
or two columns of a determinant are identical, आइडेंटिकल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, या फिर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। या तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए या एक दूसरे के मल्टीपल हो जाए। कौन? दो रोज, कोई भी दो रोज या तो आइडेंटिकल हो या मल्टीपल्स हो, कोई भी दो कॉलम्स या तो आइडेंटिकल हो या मल्टीपल्स हो, तब आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट ए है, ये सॉल्व करना है आपको। 1 2 -1 3 -2 1, और रो 1 का आइडेंटिकल मैं ले रही हूँ रो 3 को, 1 2 -1। सो आई एम टेकिंग 2 रोज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल के लिए मैं दिखा रही हूँ 2 रोज मैंने आइडेंटिकल ले ली, इनका डेल्टा, इनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। So I am opening along row 1. You can open along any row, any column. You will still get the same answer. So this delta will be equal to, now कोफैक्टर का साइन लगा लेते हैं। इसका कोफैक्टर प्लस में, इसका माइनस में, इसका प्लस में, and I am solving it for 1 2 -1. So first element 1, कोफैक्टर is plus, determinant for the minor 1 का रो कॉलम गया, -2 1 2 -1। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए सॉल्व हो गया। प्लस सेकेंड एलिमेंट हमारा है 2, कोफैक्टर का साइन माइनस, माइनर के लिए डिटर्मिनेंट 2 का रो और कॉलम गया, 3 1 1 -1। देन थर्ड एलिमेंट इज -1, डिटर्मिनेंट इज, कोफैक्टर का साइन प्लस है तो ये चेंज नहीं होगा। माइनर के लिए डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम हटा दो, 3 -2 1 2। बस ये सॉल्व करना है हमने। सो दिस इज 1, -2 इंटू -1 इज 2, 2 1s are 2, दोनों माइनस हो जाएंगे प्रोडक्ट, प्लस दिस इज -2, 3 इंटू -1 इज -3, 1 इंटू 1 इज 1, दोनों माइनस हो जाएंगे। फिर -1, 3 2s are 6, 1 इंटू -2 इज -2, ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ये तो आपको 0 दे देगा, ये आपको देगा -4, ये आपको देगा 8, -2 इंटू -4 8, 8 इंटू -1 -8, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 0 व्हेन वी हैव टेकन 2 रोज आइडेंटिकल। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0। अब एक मल्टीपल लेकर देख लेते हैं। So let us take an example, same ले लें या चलो एक अलग ले लेते हैं। So determinant A, you have to solve this, 1 -1 2 3 5 2, and I am taking the multiple of row 2. Row 3 I am taking as the multiple of row 2. I am multiplying all the elements of row 2 by -2. 3 into -2 -6, 5 into -2 -10, 2 into -2 -4. So now R2 and R3 are multiples of each other. So we know that किसी भी रो या कॉलम से हम कोई भी नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस रो 3 से हम कौन सा नंबर कॉमन निकाल सकते हैं? -2। तो -2 अगर हम निकालेंगे तो ये आइडेंटिकली हो जाएंगे वैसे तो, उस तरीके से भी इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अदरवाइज हम रो 1 से इसको सॉल्व कर देते हैं। सो रो 1 अलोंग रो 1, ठीक है। तो साइंस को फैक्टर के प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। आई एम ओपनिंग अप विद 1 -1 एंड 2। सो सबसे पहले 1, को फैक्टर का साइन तो प्लस ही है। डिटर्मिनेंट फॉर द माइनर, ये रो और कॉलम गया, 5 2 -10 -4, ठीक है। अब -1 हमारा एलिमेंट है, कोफैक्टर का साइन भी माइनस है। अब इसका माइनर के लिए डिटर्मिनेंट, इसकी रो कॉलम गया, 3 2 -6 -4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2,
इसका कोफैक्टर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके माइनर का डिटर्मिनेंट ये रो और कॉलम गया 3 5 -6 -10। अब ये हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट विल गिव यू 1, 5 -4 ज़ा -20, -10 20 ज़ा -20, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 1, 3 -4 ज़ा -12, -6 × 2 ज़ा -12, ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएंगे। एंड लास्ट 2, 3 -10 ज़ा -30, -6 -5 ज़ा -30, ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएंगे। सो दिस इज 0 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -20 + 20 0, माइनस माइनस +12, -12 + 10 ये भी 0, -30 माइनस माइनस +30 ये भी आपको 0 देगा। सो अल्टीमेटली तीनों टर्म्स आपके 0 हैं, तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 है। तो कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तब भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 होता है, और अगर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर हो जाए तब भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये रूल भी लगा सकते थे, रो 3 में से -2 कॉमन करते तो आपका नया डिटर्मिनेंट बन जाता 1 -1 2 3 5 2, है ना। और हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं? -2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे तो ऑब्वियसली 3 5 और 2 ही बचेगा। तो ये दो रोज आपके आइडेंटिकल हो जाते, ये वाला रूल लग जाता है आइडेंटिकल का, तब भी ये डिटर्मिनेंट 0 ही होने वाला था। आपने पूरा सॉल्व करके मैंने दिखाया है, तब भी ये डिटर्मिनेंट 0 ही है। ना अब ये है आपका 9th रूल, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, रिमेंबर एक रो या एक कॉलम पर ही एप्लीकेबल है ये। अगर किसी एक रो में सारे या कुछ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मतलब एलिमेंट तो वो एक है लेकिन उसमें खुद में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तब आप डिटर्मिनेंट को भी स्प्लिट कर सकते हो इनटू 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे ये डिटर्मिनेंट ए है, इसमें फर्स्ट टर्म में 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें 2 टर्म्स हैं, सेकेंड जो आपका एलिमेंट है इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ से ये स्प्लिट अप हो सकता है 2 डिटर्मिनेंट्स में। पहला डिटर्मिनेंट बन जाएगा आपका 2, फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे 2 3 7 5, और सेकेंड डिटर्मिनेंट आपका बन जाएगा x - y 7 5। तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें या इन 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आंसर प्लस करें, आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर देखने लायक बात क्या है, जो रो आपकी जिन एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स का सम नहीं था वो दोनों में रिपीट हुए हैं। ये स्प्लिट अप वहीं पर होता है जहाँ पर एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का सम होता है। तो 2 + x बन गया 2 + x, 3 - y बन गया 3 - y। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात ध्यान देने की क्या है, अगर ये सम या सब्ट्रैक्शन जो सम आपको नज़र आ रहा है ये एक से ज़्यादा रो या कॉलम्स में अप्लाई हो जाए तो स्प्लिटिंग अप एक बारी में नहीं हो सकती। जैसे कि इसके रो 1 में सारे एलिमेंट्स 2 टर्म्स वाले हैं और रो 2 में भी सारे एलिमेंट्स 2 टर्म्स वाले हैं, तो आप एक ही स्टेप में इसके 2 डिटर्मिनेंट्स नहीं बनाएंगे, एक्चुअली ये 4 डिटर्मिनेंट्स में बदलेगा। तो अगर आप इसको स्प्लिट अप करना चाहते हैं तो ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले R1 के लिए स्प्लिटिंग होगी, फिर R2 के लिए स्प्लिटिंग होगी। तो अगर मैं इसको स्प्लिट अप करना चाहूँ तो पहले मैं R1 के लिए स्प्लिट अप करूंगी। सो ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट ले लो 1 2 -1, और नीचे वाले दोनों रोज वैसे ही रिपीट होंगे, इन पर स्प्लिटिंग नहीं होगी इस स्टेप में। एक बारी में एक ही रो या कॉलम स्प्लिट हो सकता है। अब सेकंड एलिमेंट ले लो, बाकी के चीजें ऐसी ही लिखी जाएंगी। अब अगर आप इस रो को स्प्लिट अप करना चाहते हो तो इसमें से भी 2 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, इसमें से भी 2 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। तो अगर आप फर्दर स्प्लिट अप करना चाहते हो तो इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो बाकी दोनों रोज को एज इट इज ही लिखेंगे।
ये स्प्लिट अप होकर दो डिटर्मिनेंट्स में बदलेगा। पहले डिटर्मिनेंट में पहले एलिमेंट्स, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे एलिमेंट्स। इसी तरह से ये भी अब 2 में बदल जाएगा। -x y z 7 - 8 9, ये तो चेंज हो ही नहीं रहे, स्प्लिट अप हो ही नहीं रहे। इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट अप कर दो। फर्स्ट टर्म्स एक जगह ले लो, 0 1 5 Q P R। तो पहले ये वाली रो स्प्लिट अप हुई है, ये वाली रो 2 में स्प्लिट अप जब हुई तो बाकी दोनों रोज एज इट इज लिखी जाएंगी। फिर अब आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में भी स्प्लिट अप करना चाहते हो तो ये डिटर्मिनेंट 2 में स्प्लिट अप होगा, ये डिटर्मिनेंट भी 2 में स्प्लिट अप होगा। कौन सी रो में स्प्लिट अप हो रहा है? सेकंड रो में। तो फर्स्ट और सेकंड रो एकदम सेम लिखी जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाला रूल बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम, बट रूल तो रूल है, सीखना तो है। तो एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम पर आप स्प्लिटिंग कर सकते हो। ना अब ये जो लास्ट रूल है आपका, ये लास्ट रूल है जो मैं करा रही हूं आपको, ये लास्ट रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अगर आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम के साथ प्लस या माइनस करते हो तब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। याद है ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने मैट्रिसेस में भी किया है। यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट्स में भी इस्तेमाल होती है और काफ़ी इस्तेमाल होती है ये। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो R1 प्लस ट्वाइस R2 में, या R1 को चेंज कर रहे हो R1 प्लस R2 प्लस R3, या R1 माइनस 5 R3, ऐसे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर रहे हो, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन एनी कॉलम। कॉलम 2 को चेंज कर दो कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 3, कॉलम 2 को चेंज कर दो कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 3, या चेंज कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, या चेंज कर दो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। मतलब इस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी जहां आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस या माइनस करते हो, मल्टीपल भी ले सकते हो दूसरी रो का, तब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये करके देखते हैं। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये है, इसका आंसर कैसे आएगा? 2 5s are 10, 2 5s are 10, -2 × 3 is -6, और ये दोनों आपस में माइनस होते हैं। 10 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 10 प्लस 6 इज 16। सो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 16 है। अब मैं ऐसा ही कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ। R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 में, सिंपली बस इतना कर देते हैं। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, एक और करके दिखा देती हूँ आपको। C1 को चेंज C2 को चेंज कर देते हैं C2 प्लस 2 टाइम्स C1 में, इन दोनों से देख लेते हैं। तो R1 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं? अब R1 रिप्लेस हो जाएगा R1 प्लस R2 में, तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया R1 में R2 ऐड कर दो, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 5 8, ये बन गया। R2 तो चेंज हुई ही नहीं, R1 चेंज हुई थी ना, R2 तो चेंज हुई ही नहीं है। अब फिर दोबारा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? 0 × 5 0, 8 × -12 -16, और ये दोनों वैल्यूज माइनस होती हैं, तो इसका भी आंसर कितना आ गया? 16। अब ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन निकाल कर लगा कर देख लेते हैं। कॉलम 2 में, कॉलम 2 क्या है? इसमें मैं प्लस करना चाहती हूँ C1, कॉलम 1 का ट्वाइस। कॉलम 1 क्या है? 2 माइनस 2, इसका ट्वाइस क्या होगा? 4 माइनस 4, इन्हें प्लस कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 4 7, 5 माइनस 4 1। ये वैल्यू जाएगी कॉलम 2 में, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन गया? कॉलम 2 चेंज हुआ है, 3 5 की जगह 7 1। कॉलम 1 तो चेंज हुआ ही नहीं, वो ऐसे लिख लो। अब दोबारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 2 1s are 2,
7 इंटू -2 -14, और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस होते हैं. सो दिस इज 2 + 14. इसका भी आंसर क्या आ गया? 16. तो इस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? जिसमें आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस या माइनस करते हो, मल्टीपल भी ले सकते हो दूसरी रो का, या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ प्लस या माइनस करते हो और दूसरे कॉलम का आप मल्टीपल भी ले सकते हो. ऐसा करने से आपके वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप थोड़ा सा मैट्रिसेस को याद करें, तो मैट्रिसेस में हम या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते थे. पूरे क्वेश्चन में या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगती थी या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगती थी. लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता. आप किसी भी क्वेश्चन में दोनों तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस को इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब सेम क्वेश्चन में एक स्टेप में रो को चेंज कर सकते हो, दूसरे स्टेप में जाकर कॉलम को चेंज कर सकते हो. पूरे के पूरे क्वेश्चन में सारी रो को चेंज करना या सारे कॉलम को चेंज करना ज़रूरी नहीं है. So row and column transformations can be applied together in simplifying a determinant. R1 को ये R1 + 3 R2 में चेंज करना, कॉलम 1 को कॉलम 1 - 2 कॉलम 2 में चेंज करना, ये सेम प्रॉब्लम में आप अप्लाई कर सकते हो. ऐसा मैट्रिसेस में नहीं होता. मैट्रिसेस के क्वेश्चंस या तो पूरे रो ट्रांसफॉर्मेशन से होते हैं या पूरे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से. डिटर्मिनेंट में आप इनको मिक्स कर सकते हो. तो ये हमारी यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ हो गई. अब हम करेंगे सिंप्लीफाइंग द डिटर्मिनेंट्स.